अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना। न्यूटन के जो फेमस 3 लॉज है मोशन के वो पढ़ेंगे। वो कौन से लॉज हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। न्यूटन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है बेसिकली? फर्स्ट लॉ न्यूटन का ये बताता है कि अ बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट व्हेन देयर इज़ नो एनी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि बॉडी वो अपने उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये इनिशियली थी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर ये इनिशियली रेस्ट में थी, देखो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, यानी जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये क्या हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। 5 5 5 मतलब 5 और 5 5 5 कैंसिल कर दें एक दूसरे को, तो नेट फोर्स पे ऊपर ज़ीरो है, ठीक है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखेगा। पहले अगर ओरिजिनल स्टेट में रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहेगा। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में, ठीक है, और यहाँ से भी इसके ऊपर 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है और यहाँ से भी इसके ऊपर 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स तो इसके ऊपर ज़ीरो है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, वो है ज़ीरो, क्योंकि 5 न्यूटन इधर से एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन इधर से एक्ट कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो है तो अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ वो ये बोलता है कि अपनी स्टेट को जारी रखेगा। इसकी स्टेट क्या थी? मोशन था। तो ये अगर मोशन में था ना तो ये मोशन में ही रहेगा, ये फर्स्ट लॉ कहता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। स्पेस में आपने एक बॉल को किक मार दिया तो वो बॉल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करता। तो उसकी स्टेट क्या थी? उसकी स्टेट थी मोशन। तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा तब तक जब तक उसके सामने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आता जिससे वो हिट करेगा, यानी वो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। तो फर्स्ट लॉ मोशन ये कहता है कि अगर जब उस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। ओरिजिनल स्टेट क्या है उसकी, वही डिटरमाइन गेन करेगी कि उसकी फाइनल स्टेट क्या रहेगी। जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी वही उसकी फाइनल स्टेट भी रहेगी। अगर तो वो पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा, अगर तो वो मोशन में था तो बाद में भी मोशन में रहेगा। अब आते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि अ बॉडी विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इसकी इक्वेशन ये है, F इज़ इक्वल टू ma। बेसिकली F जो है ना, F ये बेसिकली नेट फोर्स है, ठीक है। जब उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा ना तो वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा बेसिकली उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझ रहे मेरी बात? अगर अब ये ट्रक है एक, ठीक है, इसके ऊपर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इसका एक मास है m, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेट करेगा, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। किस तरीके से आ जाएगी? इसका जो मास है, सपोज़ मास 1 किलोग्राम लेते हैं और 5 न्यूटन का फोर्स लेते हैं, तो इक्वेशन में रखोगे तो 5 इज इक्वल टू मास 1 है और इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो ये सेकंड लॉ क्या बताता है कि जब नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा ना तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। अब अगर आप देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 5 न्यूटन इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो क्या लगता है किस फोर्स डायरेक्शन में मूव करेगा? 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो मूवमेंट इसकी जो ओवरऑल होगी, यानी 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10 में से 5 गए तो बचे 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है। थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि जितना एक्शन परफॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना ही रिएक्शन परफॉर्म होता है। याद रखिए कि ये जो लॉ है ओनली वैलिड किसके लिए? ओनली वैलिड फॉर एट लीस्ट 2 बॉडीज़। ताली एक हाथ से नहीं बचती, याद रखिए, सही है। तो यही बताता है थर्ड लॉ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से क्यों नहीं बजती है? एक हाथ से ताली आप बजा के देखा नहीं बजेगी, तो दोनों हाथ से बजेगी। यानी इसने अगर एक्शन परफॉर्म किया इस हाथ के ऊपर तो ये हाथ इसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म करेगा। यही एवरी इक्वल
जो है वो एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अब अगर एक ट्रक है, उसको आपने लात मारी, किक मार दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसको आपने लात मारी, तो इसने अगर एक्शन परफॉर्म किया ना, आपने एक्शन परफॉर्म, तो ट्रक भी रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि जब आपने ट्रक को किक मारी तो ट्रक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मास है, ठीक है, बहुत बड़ा मास है उसका। तो उससे क्या होगा कि वही रिएक्शन वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई करेगी, लेकिन वो तुम्हारे अंदर चेंज बहुत काज करेगा। क्यों करेगा? मैं आपको बताता हूँ। अब अगर देखें तो आपने एक बाल को, ये बाल है, उसको आपने लात मार दी, ठीक है, उसको आपने लात मार दी, तो ये बाल क्या करे? मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब आपने बाल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया ना, तो बाल ने भी इक्वल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जो आपने फोर्स अप्लाई किया, बाल का मास क्या है, बाल का जो मास है वो बहुत 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 कम है आपके मास से, ठीक है। जो आपका मास है उससे बहुत कम है बाल का मास। क्या हुआ कि जो आपने फोर्स लगाया, वो तो उसने तो बाल को बहुत ज़्यादा मूव करवा दिया, लेकिन वही फोर्स बाल ने भी आपके ऊपर लगाया, लेकिन आपका मास बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपके अंदर चेंज बहुत कम आया। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बाल को लात मारते हैं और एक ट्रक को लात मारते हैं, तो चेंज किस में ज़्यादा आएगा? डेफिनेटली बाल में। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब बड़ा दूसरी मिसाल मैं बताता हूँ। ये ज़मीन है, इसके ऊपर आपने जंप दिया, तो क्या किया आपने? एक एक्शन परफॉर्म किया। ज़मीन ने भी आपके ऊपर इक्वल और अपोजिट, यानी इसने अगर नीचे आपने जंप दिया, यानी इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो ज़मीन ने आपके ऊपर ऊपर की तरफ एक्शन अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन हुआ क्या कि आपने जब ज़मीन के ऊपर लात मारी, तो क्या हुआ? जंप मारा तो आपने एक्शन परफॉर्म किया ना, तो आपने एक एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन ज़मीन में क्या आया? जो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत 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 ज़्यादा है मास ऑफ आपके, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने जब उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया ना, तो ज़मीन की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कम आया, आप में चेंज ज़्यादा आ जाएगा बल्कि, क्योंकि आपका मास कम है। यही वाली बात कि आपने एक ट्रक को लात मार दी और बाल को लात मार दी, तो बाल की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी बमुकाबले किसके? ट्रक के। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी यही रिलेशन है। सेकंड लॉ में आप देखें तो आपने फोर्स अप्लाई किया, तो अगर तो आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका अगर मास ज़्यादा है ना, यानी इसका मतलब ये है कि फोर्स और मास और जो एक्सेलरेशन है उन दोनों का जो है इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन, मास अगर बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो यही सीन है कि आपने जब फोर्स अप्लाई किया ना, तो वही फोर्स अर्थ के ऊपर इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मास बहुत बड़ा है, आपके ऊपर ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एग्जैक्टली यही बताता है। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।